नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे जनहित याचिका को। साथियों, जन का मतलब होता है लोग, जनहित का मतलब होता है लोगों का हित, लोगों का हित अर्थात लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की अभिरुचि। याचिका का मतलब होता है याचना, याचिका का मतलब होता है याचना या प्रार्थना। तो लोगों के हित में जो प्रार्थना की जाती है, जो याचना की जाती है, याचना में से जो मांग की जाती है, याचना में से मांगना होता है, जो मांग की जाती है वही जनहित याचिका कहलाती है। और ये जनहित याचिका अर्थात लोगों के हित में जो याचना की जाती है वो माननीय न्यायालय में की जाती है। तो साथियों, इस जनहित याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है और जिसे शॉर्ट रूप में PIL भी कहा जाता है। तो साथियों, इसका ऐतिहासिक विकास क्रम काफ़ी रोमांचक है। सर्वप्रथम अमेरिका में 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ के जो प्रतिनिधित्व विहीन समाज था, अर्थात ऐसा समाज जो अपना हक, अपने अधिकार के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता था और अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकता था, ऐसे समुदायों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उन्हें इस जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। और यह याचिका आमतौर पर गरीबों, वंचित वर्गों, पर्यावरणवादी या उपभोक्तावादी, वन या वन्य जीवों से संबंधित जो मामले होते हैं उन्हें ही माननीय कोर्ट में याचना के माध्यम से या याचिका के माध्यम से मांग की जाती है कि इसमें सुधार हो या जो भी उनकी समस्या हैं उनका निराकरण किया जाए। तो साथियों, भारत में शुरुआत होती है इसकी 1980 के दशक में, जब एशियाई खेलों हेतु निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा था और उस निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूरों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में एक संस्था थी PUDR अर्थात पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसको पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ये जो संस्था थी, इस संस्था ने वहाँ काम करने वाले लोगों के हितों को और उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु एक पत्र माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय कहाँ दिया, पत्र कहाँ दिया? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय ने इसको सुना और इसके माध्यम से उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। तो इसको कहते हैं PUDR पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यूएस वर्सेज भारत संघ, यूनियन ऑफ भारत संघ। ये मामला था 1981 का। तो सर्वप्रथम इसी मामले में एक जनहित याचिका की शुरुआत हुई, पत्र के माध्यम से कोर्ट ने संज्ञान लिया। और दूसरा मामला था हमारा, ये पहला मामला और दूसरा मामला था बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। इसमें भी
मजदूरों से संबंधित, मजदूरों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला स्वामी अग्निवेश ने एक पत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को दिया, और इसमें उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे पीएन भगवती, पीएन भगवती। और इनके नाम उन्होंने पत्र लिखा और मजदूरों की समस्या का उल्लेख किया, और पीएन भगवती साहब ने, माननीय न्यायाधीश पीएन भगवती साहब ने इस पत्र का संज्ञान लिया और इसमें निर्णय दिया, और इसी से शुरुआत हुई जनहित याचिका की। जनहित याचिका की आप समझ गए होंगे इन दो उदाहरणों से साथियों कि क्या होती है जनहित याचिका। अर्थात एक ऐसी याचिका जो किसी व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति सार्वजनिक हित में या लोकहित में कोई व्यक्ति जनहित में या सार्वजनिक महत्व के मामले में जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हो, ऐसे में याचिका, जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका आप समझ गए होंगे साथियों कि कोई व्यक्ति जो जनहितवादी हो या पर्यावरणवादी हो, वन या वन्य जीवों की सुरक्षा चाहता हो, जिससे कि व्यापक हित समाहित है जिसमें, या समाज के या देश के भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करता हो, ऐसे लोगों द्वारा जो न्यायालय से, माननीय न्यायालय से याचना की जाती है, उसमें सुधार हेतु या उनकी जो भी मांग है उनकी पूर्ति हेतु, उसी को जनहित याचिका कहते हैं। ऐसी याचना को ही जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका क्या है साथियों? किसी व्यक्ति द्वारा जनहित में या सार्वजनिक महत्व के मामले में जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हो, ऐसे में उनके द्वारा जो याचना की जाती है माननीय न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, उसी को जनहित याचिका कहते हैं। अब जानते हैं कि इस जनहित याचिका का उद्देश्य क्या होता है। जनहित याचिका का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे साथियों। इसका उद्देश्य है सर्वप्रथम कानून के शासन की स्थापना करना और वंचित वर्गों की न्याय तक पहुंच सुस्थापित करना तथा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को भली भांति लागू करवाना। अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जाने और उनके उल्लंघन होने पर न्यायालय तक अपनी पहुंच बनाए। तो यह है इसके उद्देश्य। सबसे सर्वप्रथम है कानून के शासन की रक्षा, दूसरा है सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का न्यायालय तक पहुंच, अर्थात न्यायपालिका तक सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनकी पहुंच बढ़ाना या उनकी पहुंच में वृद्धि, न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि करना या विश्वास को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप प्राप्त करना, मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप में प्राप्त करना, क्योंकि साथियों अमूमन देखा जाता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो काफ़ी महंगी होती है। जो हमारे देश के गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है या असहाय वर्ग है, अगर उनका कभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता भी है तो जो हमारी न्याय प्रणाली है उतनी खर्चीली है, तो वो व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी पहुंच को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, और वो व्यक्ति ऐसे ही सहन करते रहते हैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन को। और इसीलिए माननीय न्यायपालिका ने ऐसे लोगों की सुरक्षा हेतु और मौलिक अधिकारों को वो भली भांति जी सके और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर
न्यायपालिका तक पहुंच सके और इसीलिए जनहित याचिका की शुरुआत की थी। अर्थात मौलिक जनहित याचिका के द्वारा ही मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त हुआ। किसको? लोगों को, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार सार्थक रूप से तभी मिले जब जनहित याचिका आई, क्योंकि जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसमें फीस बहुत कम लगती है। ये समझो कि फीस कभी कभी न्यायालय शुल्क होता है उसको माफ़ भी कर देता है व्यक्ति की स्थिति को देखकर। तो हम कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से भारत के नागरिकों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था, प्राप्त कराना। उद्देश्य दोबारा पढ़ते हैं। कानून के शासन की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक पहुंच प्रदान करना, न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना और मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त करना, मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप में प्राप्त करना। अब जानते हैं कि हमने PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के बारे में जान लिया, ये क्या होती है और इसका उद्देश्य क्या है। तो अब जानते हैं ये जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है। साथियों, ये जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अनुसार 226 अर्थात 226 के अनुसार हाई कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगर मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अगर मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जुड़ा हुआ हो तब भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करेंगे। और अगर मामला सिर्फ राज्य सरकार के क्षेत्र में जुड़ा हो या राज्य सरकार से जुड़ा हो तो हम हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे अनुच्छेद 226 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। अब आता है ये याचिका दायर कब की जा सकती है। याचिका दायर कब की जा सकती है, व्यक्ति को कब लगेगा कि मुझे जनहित याचिका दायर करनी चाहिए। तो इसके कब की जा सकती है, जब मानवाधिकारों का हनन हो, जब मानवाधिकारों का हनन हो। अब मानवाधिकार क्या होते हैं साथियों? मानवाधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, कौन से अधिकार होने चाहिए। अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये मौलिक अधिकारों का हनन है इसमें तभी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं जब यह व्यापक क्षेत्र के लोगों या व्यापक वर्ग या जन समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, तब हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। वैसे मौलिक अधिकारों के हनन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और अगला है पर्यावरण प्रदूषण संबंधी केसों में भी अगर हमें ये लग रहा है कि किसी शहर में कोई कंपनी है जो काफ़ी प्रदूषण फैला रही है और शहर का जो वातावरण है वो काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को काफ़ी खतरा है और उससे सांस लेने की समस्या हो रही है, तो हम जनहित याचिका न्यायालय में दायर कर सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। और जेल अधिकारियों के खिलाफ भी दायर कर सकते हैं, सिर्फ जेल के सुधार के लिए। किसके? जेल के सुधार के लिए। जेल में जो कैदी हैं उनके मानवाधिकारों का हनन न हो, इसलिए जेल सुधार हेतु जेल अधिकारियों के खिलाफ भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला है लैंगिक शोषण, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ। जो हमने मामले पढ़े ये मामले बंधुआ मजदूरी जैसे लगे, क्योंकि इन मामलों में क्या था, मजदूरों को कम मजदूरी मिल रही थी और जो उनका रहने का स्थान था वो भी काफ़ी गंदा था और उनके लिए रहने के लिए उचित वातावरण नहीं था। इसलिए ये पत्र के माध्यम से
माननीय न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। तो लैंगिक शोषण में जैसे बालक बालिकाओं का शोषण है, लैंगिक शोषण, और इसके लिए भी हम जैसे बाल सुधार गृह होते हैं, उनमें कई समय पर, या महिला सुधार गृह होते हैं, तो इन गृहों में कभी कभी क्या होता है कि वहाँ रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार या मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और उनका शोषण होता है, लैंगिक शोषण भी होता है उनका, तब भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और बाल श्रम का मतलब ये हुआ साथियों कि जहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बालक अगर किसी कंपनी में नियोजित हैं या वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है साथियों, बंधुआ मजदूरी अर्थात मजदूरों को बांध दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाना का मतलब हुआ कि मजदूरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप इतने ही दिहाड़ी या इतने ही मजदूरी में आप काम करेंगे, और उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता है। अगर उनको कहीं उससे अधिक मजदूरी में भी कार्य मिलता है तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, और तो इसी को कहते हैं बंधुआ मजदूरी। और वन्य जीवों के संरक्षण या दंगा पीड़ितों या पारिवारिक पेंशन के संबंध में भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। दंगा पीड़ितों के संबंध में और वन्य जीवों के संरक्षण में, या पारिवारिक पेंशन का मामला कोई ऐसा हो जिसमें व्यापक हित प्रभावित हो रहा हो, या बहुत सारे लोगों का हित या वर्ग या समुदाय का हित प्रभावित हो रहा हो, तभी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कब दायर की जा सकती है। अब ये कैसे दायर की जा सकती है, तो साथियों इसको दायर करने के 3 साधन हैं। एक तो पत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जनहित याचिका को दायर कर सकता है। ध्यान से सुने साथियों, जनहित याचिका को भारत का कोई भी नागरिक दायर कर सकता है, स्वयं या किसी वकील के माध्यम से या किसी कानूनी विशेषज्ञ के द्वारा, अर्थात स्वयं द्वारा पत्र के माध्यम से। वो किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से भी दायर कर सकता है, पत्र के माध्यम से भी जनहित याचिका दायर कर सकता है, या वकील के माध्यम से भी दायर कर सकता है। दूसरा इसमें साधन है, किसी वकील के या किसी विधि विशेषज्ञ के माध्यम से भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। और तीसरा है, न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर भी जनहित याचिका पर जनहित में फैसला सुना सकते हैं और संबंधित पक्ष को निर्देश दे सकते हैं। और 3 साधन हैं। पहला है व्यक्ति पत्र के माध्यम से, दूसरा है वकील के माध्यम से, तीसरा है न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर भी जनहित याचिका में निर्णय लेते हैं। अगला है कि किसके विरुद्ध। अब ये सब तो पढ़ लिया हमने, जनहित याचिका क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे कब दायर किया जा सकता है और कहाँ किया जा सकता है। अब है इसे किसके विरुद्ध दायर किया जा सकता है। साथियों, जनहित याचिका सिर्फ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दी गई है, उसके अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती है उनके खिलाफ ही जनहित याचिका दायर की जा सकती है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जा सकती है। ध्यान से सुने साथियों, जनहित याचिका किसी निजी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती है। और निजी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ दायर की भी जाती है तो संबंधित सरकार को, अगर केंद्र की कंपनी है तो केंद्र को, या केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो केंद्र सरकार, और अगर राज्य सरकार का राज्य सरकार का अधिकारी है या केंद्र सरकार का अधिकारी है, या केंद्र सरकार की कंपनी है या राज्य सरकार का अधिकारी है या राज्य सरकार की कंपनी है, तो संबंधित केंद्र और राज्य सरकार को उनके साथ प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका दायर की जाएगी। तो साथियों, क्या होता है, किसके विरुद्ध की जा सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद तथा अन्य किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद या अन्य सरकारी विभाग या अन्य कोई इंस्टीट्यूशन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
तो हमने अनुच्छेद 12 को पिछले लेक्चरों में जाना है, अच्छी तरह भली भांति जाना है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान आते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और इसमें क्या होता है, निजी पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। अगर निजी पक्ष या कंपनी के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जानी आवश्यक है तो संबंधित सरकार को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। प्रतिवादी का मतलब होता है साथियों कि जिसके खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है। वाद, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी। एक वाद जो वाद दायर करता है, अर्थात जो शिकायत करता है उसको वादी कहते हैं, और जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो प्रतिवादी के तौर पर सरकार को भी शामिल किया जाता है। अब जानते हैं साथियों कि इसमें कितनी फीस है, क्योंकि अमूमन जो न्याय प्रणाली है इसकी जो प्रक्रिया है इसमें काफ़ी फीस लगती है और आम आदमी इसकी पहुंच से काफ़ी दूर चला जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत इसीलिए हुई कि न्याय तक लोगों की पहुंच हो और बहुत कम मूल्य पर, और यहाँ तक कि कभी कभी न्यायालय माफ़ भी कर देता है शुल्क को। तो ये होता है। इसमें प्रतिवादी, इसमें शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रतिवादी अर्थात प्रतिवादी अगर हमारे 5 हैं तो प्रतिवादी हमें शुल्क देना पड़ेगा 50 रुपये। 50 रुपये निर्धारित है। एक प्रतिवादी का 50 रुपये शुल्क हमें देना पड़ेगा, जो बहुत ही कम है। और यहाँ तक कि यदि न्यायालय को ये लगता है कि जो वादी है उसकी स्थिति काफ़ी खराब है और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो शुल्क पे नहीं कर सकता है, तो न्यायालय माफ़ भी कर सकता है न्यायालय शुल्क को। ये न्यायालय शुल्क होता है। और जब कभी अगर हम न्यायालय के वकील के माध्यम से अगर याचिका दायर करते हैं तो हमें वकील की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जितनी भी वकील ले उस फीस को हमें देना पड़ेगा। तो साथियों इसमें एक चीज़ और है कि जनहित याचिका हमने दायर कर दी, किसके विरुद्ध की ये भी जान गए हम। अब है कि क्या जनहित याचिका को दायर करने पर कोर्ट कोई शुल्क लगाती है, अर्थात कोई दंड देती है अगर याचिका गलत है? हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमें जब भी जनहित याचिका दायर करनी हो, लोगों के हित में जनहित याचिका दायर करनी हो, तब हमें संबंधित तथ्य और मामले की पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो मामला ऐसा होना चाहिए, व्यापक हित में होना चाहिए। व्यापक हित में सबसे मूल शर्त है, इसमें व्यापक हित होना चाहिए। व्यापक हित होना चाहिए, व्यापक हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए, व्यापक हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हो। और दूसरा है वर्ग या समुदाय। वर्ग या समुदाय का मतलब है बहुत सारे लोग। समुदाय के मौलिक अधिकारों का या मानवीय अधिकारों का या धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए, उल्लंघन होना चाहिए। अगर इससे कोई अन्य मामला है जनहित याचिका तो कोर्ट खारिज कर सकती है और संबंधित जो जनहित याचिका दायर करता है उसे दंड भी दे सकती है। दंड का मतलब है उसे शुल्क वसूल कर सकती है, क्योंकि उसने कोर्ट का समय बर्बाद किया, यदि यह मामला इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं हो, व्यापक हित को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात निजी हित के लिए हम जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं या अपने लाभ के लिए जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।